स्वर की सहायता ली जाती। स्वर की संख्या हम लोगों ने 11 रखी थी, व्यंजन की संख्या हम लोगों ने 39 रखी थी। बीच में हम लोगों ने अयोग वाह को जोड़ रखा था, दो यहां पर अनुस्वार और विसर्ग के रूप में, अनुस्वार और विसर्ग के रूप में दो इनको जोड़ रखा था। तो ये 39 और 11 50, दो 52 यही होते हैं हमारे। फिर हम लोगों ने देखने की कोशिश की थी कि स्वर को अगर और अच्छे से जानना है तो स्वर का विभाजन चार प्रकार से हम लोग कर सकते हैं, वर्गीकरण कर सकते हैं समझने के लिए और अंदर जाने के लिए। एक मुखाकृत के आधार पर, लिखने की जरूरत नहीं, सब लिखा हुआ आपकी कॉपी में। मुखाकृत के आधार पर, एक था ओष्ठाकृत के आधार पर, ओष्ठाकृत के आधार पर, एक था उच्चारण स्थान के आधार पर, और एक था उच्चारण समय के आधार पर। इसको तो बहुत आसान आपने बनाया था। उच्चारण समय में आपने कहा था जिसमें एक मात्रा का समय लगेगा वो ह्रस्व होंगे, और जिसमें दो मात्रा का समय लगेगा वो दीर्घ होंगे। दो विभाजन आपने किया था। ह्रस्व में आपने कहा था कि अ, इ और उ, और दीर्घ में आपने कहा था आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। सात आपने कर दिया था। तो ये तो बड़ा आसान आपने कर दिया। फिर उच्चारण स्थान के आधार पर, ऐसे स्वर जो केवल और केवल मुख से उच्चारित हो रहे हैं, और ऐसे स्वर जो मुख और नाक दोनों से उच्चारित हो रहे हैं, यानी अनुनासिक निरनुनासिक, जिसमें हम लोगों ने देखा था सवार और संवार, है और हैं, ऐसे हम लोगों ने देखा था। फिर आता है मुखाकृत के आधार पर। जी अच्छा, नीचे से चल रहे हैं। ओष्ठाकृत के आधार पर, ओष्ठ की क्या आकृति हो रही है, इसमें भी दो विभाजन है, आवृत्ताकार और वृत्ताकार। ये तो सब हाँ 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 कर दे रहे हैं, नीचे करते रहे। वृत्ताकार और अवृत्ताकार। ओष्ठ कैसे बन रहा है, पूरा गोला बन रहा है या गोला नहीं बन रहा है, ओठ किस स्वर के उच्चारण में क्या स्थिति बन रही है। एक विभाजन आपने किया था आवृत्ताकार, और एक विभाजन किया था वृत्ताकार। आ, एक यही है जो आवृत्ताकार है, आ, और बाकी सब में वृत्ताकार है। क्या क्या, और वृत्ताकार में ठीक है। अब आ जाइए मुखाकृत के आधार पर। मुख की आकृति और ओष्ठ की आकृति दोनों अलग अलग किया जाए पहले। मुखाकृति में क्या क्या बनाया है आपने, अग्र, अग्र में क्या लिखा आपने, आ, ई, आ नहीं, आ, बस। पश्च में आपने क्या लिखा, जो बचे हुए हैं, अग्रभाग से जो उच्चारित हो रहे हैं, जो पश्च भाग से उच्चारित हो रहे हैं। मुखाकृति के आधार पर, मुख की आकृति, जीवा का नहीं,
जो आपके कंफ्यूजन बार बार आ रहा है कि मध्य में जीवा आती है और आप देख रहे हैं एक आ रहा है मध्य भाग में, वो अलग है। उस आधार पर विभाजन हिंदी के स्वरों का नहीं किया जा सकता। आप बोलिए आ आ, तो कहां से उच्चारण हो रहा है? आ, कंठ का छोड़िए, आप अग्र और पश्च का देखिए, केवल मुख के आधार पर कहां पर आपका जोर पड़ रहा है। आ आ ई ई उ ऊ। आप देखेंगे खुद ही आपको दिख रहा होगा कि ये जहां से जीवा शुरू हो रही है, कंठ वाला जो हिस्सा है वो, और उसके थोड़ा आगे का हिस्सा, अग्र और पश्च का विभाजन वहां से हो। फिर उसके बाद आपने लिखा है एक समृद्ध स्वर, समृद्ध स्वर लिखा है। समृद्ध स्वर में आपने कहा था जिसमें मुख सबसे कम खुलेगा, इन 11 में जिसमें सबसे कम मुख खुलेगा। मैं बोल रहा हूं, आप देखिए किसमें मेरा मुख सबसे कम खुल रहा है। अ आ ई ई उ ऊ ए ऐ ओ औ। कौन से दो हैं जिसमें सबसे कम खुला है? अ ई ई आ तो अलग ही कर दे। ए ऐ ओ औ। कौन से दो हैं जिसमें सबसे कम खुल रहा है? क्या लिखे हैं? हाँ, बड़ी बड़ी ई ई बोल रहा हूं, देखिए दोनों, ई ई उ ऊ। सबसे कम खुलना है। समृद्ध का मतलब बंद होना, लगभग बंद है। तो जो सबसे कम खुल रहा है वो है। अब एक आता है इसी के साथ अर्ध समृद्ध। ये तो एकदम बंद है, मतलब इससे अब ज्यादा बंद करेंगे तो मुंह से आवाज ही नहीं निकलेगी, ये इतने हैं। अब ये उससे थोड़ा ज्यादा खुलेंगे, खुलने की बात नहीं कर रहा है, थोड़ा ज्यादा कम बंद होना। उल्टा समझिए इसको, इधर से मत समझिए। ये लगभग बंद हैं, अब और बंद करेंगे तो आवाज ही नहीं निकलेगी। उससे थोड़ा ज्यादा, उससे थोड़ा ज्यादा कौन कौन है? ए ओ। ये बंद है, लगभग बंद है, ये थोड़ा खुले। समृद्ध, अर्ध समृद्ध। ए और ओ सर, ये देखिए सर, ए आई ओ ए आई, ज्यादा खोल दे रहे हैं। ओ ज्यादा खोल दिए। हाँ, चलने दीजिए, नेट नेट चलने दीजिए। हाँ बोलिए। कौन सा?
क्यों बिल्कुल डालना ही चाह रही है उसको? छोड़ दीजिए, हाँ छोड़ दीजिए। निकाल लीजिए कॉपी, मिला लीजिए, मिला लीजिए, मिला लीजिए। अगर री को छोड़ेंगे, री का प्रयोग केवल और केवल तत्सम शब्दों में होगा बस, और कहीं नहीं होगा। यानी री को अगर छोड़ देंगे तो 10, लेकिन जानिए 11 ही। मुखाकृत के आधार पर एक अग्र लिए हैं, एक पश्च लिए हैं। अग्र में आपका क्लियर है, पश्च में क्लियर है, ठीक है। हाँ, मुख के आधार पर मुखाकृति, मुख की आकृति कैसे बन रही है आपके? जब हम अ बोल रहे हैं, इ बोल रहे हैं, ई बोल रहे हैं, ए बोल रहे हैं, ऐ बोल रहे हैं, और इसमें आ बोल रहे हैं, इसमें ऊ बोल रहे हैं, ऊ बोल रहे हैं, ओ बोल रहे हैं, औ बोल रहे हैं, तो मुख के किस आकृति क्या बन रही है? मुख की आकृति, मुखाकृति के आधार पर मुख की आकृति, ठीक है। समृत में क्या बनाया? एकदम बंद में आपने, एकदम बंद, एकदम बंद है। इससे कम बंद करेंगे अब नहीं बोल पाएंगे। ई ऊ एकदम बंद किए हैं मुंह, अब बंद किए तो आवाज नहीं निकलेगी। अब इससे थोड़ा सा और अधिक खोलना है। ए और ओ, बंद, बंद से थोड़ा ज्यादा खुला, अर्ध समृद्ध। वही दो होंगे बस। समृद्ध में ई, समृद्ध में क्या क्या लिखे हैं आप? दोनों ई लिखे हैं और दोनों ओ लिखे हैं। बड़ी ई लिख लीजिए, लिख लीजिए। सर सही कर लें, सही कर लें। बड़ी ई और बड़ा ऊ, यही लिखा है। चलिए, हो गई चूक। क्या? किसमें? 5। विवृत में क्या लिखे हैं? आ। अर्ध विवृत में क्या लिखे हैं? एकदम गोला और कम गोला, ठीक है। ए और ओ, ए और जी, अर्ध समृद्ध, मिला लीजिए। मिला लीजिए।
समृद्ध, समृद्ध, अब तो सही है। विवृत में आ, विवृत में आ, विवृत का मतलब गोलाकार, गोलाकार। आ, अब इसी के आगे आ गया विवृत। आए और अब क्या बचा? एक वृत्ताकार अवृत्ताकार बचा होगा ना। वृत्ताकार में क्या क्या, अवृत्ता में क्या क्या लिखे हैं? वृत्ताकार में हाँ बिल्कुल सही लिखे, आ से लेके आय तक बिल्कुल सही लिखे हैं। और वृत्ताकार में ऊ से शुरू कर दिए हैं बस ये। हाँ एक मिनट, हाँ हाँ आवृत्ताकार। वृत्ताकार अवृत्ताकार। ठीक, अब क्या बचा? समय में तो दो ही है आपका, वहां तो कोई संकट है नहीं, ह्रस्व और दीर्घ ना। ठीक है, एक उच्चारण स्थान भी है, निर्नुनासिक अनुनासिक, वहां भी क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है ना। जो केवल मुख से निर्नुनासिक, जिसमें मुख और नासिका दोनों अनुनासिक, तो निर्नुनासिक अनुनासिक स्वर ये हो गए। अब आ जाते हैं व्यंजन पर। व्यंजन आपने शुरू में ही बता दिया, स्वतंत्र नहीं है, स्वर की सहायता से ही बोले जाएंगे। इनका विभाजन जो किया आपने 7 प्रकार, कितने प्रकार का किया विभाजन? व्यंजन का विभाजन 5 प्रकार का। क्या क्या है इनका? एक मिनट हमको कॉपी दे दीजिए। व्यंजन का बंटवारा किया है आपने, एक किया है प्राण वायु की मात्रा के आधार पर, मतलब अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण में आपने बताया है कि जो वर्गीय व्यंजन है 1, 3 और 5, देखते जाइए, 1, 3 और 5 ये अल्प प्राण है।
जो स्पर्श वर्गीय व्यंजन है उसका पहला, तीसरा और पांचवा प्लस या अंतस्थ, तो यानी कुल मिलाकर के 15, वो 4, ये कितने हो गए? 19। अल्प प्राण हो गए 19। यही एक एक लाइन और बढ़ा दीजिए, है जगह ना, एक एक लाइन बढ़ा दीजिए। अगर पूछेगा कुल अल्प प्राण, कुल अल्प प्राण लिख लीजिए, यही कहीं जगह हो। अल्प प्राण तो व्यंजन का हो गया, स्वर वाला भी इसी में ले लेते हैं। अल्प प्राण लिख लीजिए, यहीं पे लिख लीजिए, कुल अल्प प्राण, कुल अल्प प्राण। वो व्यंजन का है ना, कुल अल्प प्राण 31 लिख दीजिए। कुल अल्प प्राण, व्यंजन मत लिखिएगा, ध्वनिया लिखिएगा, इसमें स्वर भी शामिल हो रहे हैं, ध्वनिया। कुल अल्प प्राण ध्वनि, कुल अल्प प्राण ध्वनि, व्यंजन मत लिखिएगा वहां पर, नहीं, इज इक्वल टू 31। हाँ, 31 को अपना ब्रैकेट में लिख लीजिए। 19 व्यंजन आपके यहां, आप अभी बता ही रहे हैं हमको, 19 व्यंजन, 11 स्वर और 2 अयोगवाह। कितना हो गया? 31 हो रहा होगा ना? कैसे? सॉरी सॉरी, अयोगवाह नहीं, केवल अनुस्वार, केवल अनुस्वार, अयोगवाह, अनुस्वार, अनुस्वार, अनुस्वार। 19 आपके व्यंजन हो गए, 11 स्वर हो गए और 1 अनुस्वार। अब 31 हो रहा होगा ना? यही नीचे लिख दीजिए कुल महाप्राण ध्वनि। इसको रटने की जरूरत नहीं पूछेगा आपसे, बस जानने के लिए केवल कर रहे हैं। कुल महाप्राण, महाप्राण में आप हमको बताए थे दूसरा, चौथा, 5 दूनी 10 और 4 आप लिए ऊष्म से, 10 4 14, 1 विसर्ग 15, 14 आप लिखे ही हैं, 2 4, 5 दूनी 10, ऊष्म का 4, 14 आपके पास आई है, इसमें 1 विसर्ग जोड़ दीजिए, यानी कुल महाप्राण ध्वनियां हो गई 15। लेकिन कुल महाप्राण व्यंजन पूछेगा 14, व्यंजन अलग चीज है, ये कुल ध्वनिया से विसर्ग भी ले ले रहे हैं आप। अनुस्वार आ रहा है अल्प प्राण में, विसर्ग आ रहा है महाप्राण में। जी हाँ, ध्वनिया अलग चीज है, और महाप्राण व्यंजन पूछेंगे तो अलग चीज है। महाप्राण व्यंजन 14 और कुल ध्वनियों में स्वर भी आ रहे हैं, विसर्ग भी आ, तो उसी में विसर्ग जोड़ करके 15। जैसे वहां आपने किया 19, अल्प प्राण व्यंजन में 19, उसमें 11 जोड़े स्वर और 1 जोड़े अनुस्वार, पहुंचा दिए 31 पर। इसमें 14 में 1 जोड़े 15, 14 धन 1 बराबर 15। इसी के नीचे एक और लाइन लिख लीजिए, अघोष, अघोष में क्या बताए थे? पहला, दूसरा, 10 और नहीं 10 ये हो गए और तीनों सा, 13 ये आपके हो गए, ठीक है। और घोष में वही घोष सघोष है, तीसरा चौथा, तीसरा चौथा पांचवा मतलब हो गया 15, 4 अंतस्थ, 1 हा, 20 हो गए। सारे स्वर, हाँ, ये कितने हो गए टोटल? 33 घोष। अगर ध्वनियों को भी ले रहे हैं सारा, तो सारा ले लिए, स्वर भी 11 ले लिए,
हमारे यहाँ तो नहीं पूछता है, संस्कृत में पूछ सकता है, हमारे यहाँ तो नहीं, हमारे यहाँ तो बहुत आसान पूछता है, हमारे यहाँ नहीं पूछता। अरे 20 आपने गिन लिया, 20। अच्छा, प्राण तत्व के आधार पर क्या क्या डिसाइड किए? अल्प प्राण, महाप्राण। और दूसरा आपने क्या किया था? वही नाद या कंपन, नाद या कंपन के आधार पर क्या क्या किया था? हाँ, घोष, ये भी आपका हो गया। हाँ हाँ, अघोष 13। स्वर में कंपन नहीं है कहीं पर, कोई भी स्वर कंपन में नहीं आएगा, इसीलिए री को बराबर हम निकाल के रख रहे हैं। री में है कंपन, री में कंपन है, इसीलिए री को हम नहीं जोड़ पाते हैं तत्सम शब्दों की वजह से। अब प्रयत्न के आधार पर, प्रयत्न के आधार पर नहीं, दो प्रकार कैसे, क्या क्या प्रयत्न के आधार पर क्या क्या लिखे हैं? क्लियर ही है आपको? 5 गुणे 5 अंतस्थ, क्लियर है? क्लियर है अंतस्थ। लुंठित या प्रकंपित, रा। पार्श्विक, ला। ऊष्म, 4। संयुक्त, उत्क्षिप्त, 2। ये हो गया प्रयत्न के आधार पर इनका बंटवारा। बाकी उच्चारण स्थान के आधार पर इनका भी बंटवारा करते हैं। तो कंठ वर्ग जो आपका चल रहा है, फिर दूसरा ताल वर्ग, तालव्य वर्ग, फिर तीसरा मूर्धा वर्ग, फिर तीसरा दंत वर्ग, फिर चौथा, पांचवा, ये उच्चारण स्थान आपका हो गया। कंठ, ताल, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। ठीक है, एक मिनट। अब यहां से आगे बढ़ेंगे तो शब्द पर आएंगे। अगला खांचा शब्द का है। शब्द का विभाजन कई प्रकार से हुआ है। पहला क्या है? थोड़ा सा कंसंट्रेट करिए, थोड़ा सा। उत्पत्ति में पहला क्या है? देशज। दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। जो संस्कृत वाले हैं वो तत्सम हैं, जो संस्कृत से या पाली से अपना रूप परिवर्तन किए वो तद्भव हैं, जो दूसरी भाषाओं से आए हैं वो विदेशज हैं, जो हमारी बोली से लिए गए हैं। कल परसों पीसीएस की परीक्षा में पूछा है भात, देशज शब्द बताइए, तो उसमें अपना डाला था कुछ पगड़ी तो नहीं डाला था, वो कुछ ऐसे पा से डाला है, कुछ डाला है, और एक डाला था भात कि देशज बता दीजिए। परसों पीसीएस के पेपर में था। तो दाल भात तो हम लोग रोज ही दाल भात जान ही रहे, दाल भात है, देशज है, उसमें क्या जानना है। ठीक है, ये सवाल पूछा था परसों ही। तो देशज हो गया, विदेशज हो गया, तत्सव हो गया, तद्भव हो गया, और रेलगाड़ी और टिकट घर, एक ये किए थे। दूसरा क्या किए थे आप? रचना बनावट के आधार पर एक आपने कहा था मूल शब्द। कुछ लोग देखिए जैसे नए आ रहे हैं तो सबका जो है एक बार रिवीजन हो जाए। आज मेरी इच्छा क्या थी जानते हैं? पूरा हिंदी का एक चार्ट बना लेना, कम से कम खाका बन जाए कि हम संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण में क्या पढ़ेंगे, विशेषण में क्या पढ़ेंगे। जैसे अब मान लीजिए कि ये लिख रहा है राम की हिंदी की पुस्तक अच्छी है,
अच्छी है। अब यहां हम सीता लिखेंगे तब भी अच्छी ही रहेगा, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए भाई। राम की अच्छा हो जाना चाहिए और सीता की अच्छी हो जानी चाहिए। सवाल पूछा है हमारे यहां, एक सवाल पूछता है तो आखिर 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 वाक्य में क्रिया और विशेषण का निर्धारण कौन करेगा? यही तो वाच्य है। एक कर्तृवाच्य है, कर्मवाच्य है और एक भाववाच्य है।